ये ड्रोन दरअसल वो इशारा दे रहे हैं जहां पर भारत अपने बेहतरीन पायलट्स को जंग में भेजने से पहले आगे का रास्ता पूरी तरीके से साफ कर लेना चाहता है, जिसके बाद भारत के पायलट्स बड़े टारगेट्स को हिट करें, लेकिन अपनी फोर्स को संभाल कर और बड़े टारगेट्स को समय से पहले खत्म करके। मेजर जनरल जेके बंसल मेरे साथ सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त जुड़ रहे हैं और साथ ही बहुत जल्द मेरे साथ जुड़ेंगे विंग कमांडर रिटायर्ड एस सुधाकरन, पूर्व अधिकारी इंडियन एयरफोर्स। जेके बंसल सर, शुरुआत आपसे ही कर लेता हूं। आरपीएसएस की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्या आरपीएसएस की जरूरत इसलिए महसूस हुई कि हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं और हम अपने पायलट्स को देखते हैं? नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब अपने मिग के जरिए F-16 को डॉग फाइट में उलझाया गया था तो उसके बाद हमें अपने पायलट को कुछ दिनों के लिए दुश्मन की गिरफ्त में भी देखना पड़ा था। क्या ये आरपीएसएस ऐसी किसी सिचुएशन को जंग में पूरी तरीके से खत्म करेंगे और एयरफोर्स फिर अपना काम अंजाम देगी? यही सोच है इसके पीछे? नमस्कार राजीव जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। मैं आपके चैनल की सराहना करना चाहता हूं कि रोज जो नए नए हथियार हिंदुस्तान के अंदर में सेल्फ रिलायंस में बन रहे हैं उनको आप अवगत कराते हैं अपने दर्शकों को, जिससे कि हमारे हिंदुस्तानी का एक जोश बढ़ता है और जो दुश्मन है उसको एक संदेश पहुंच जाता है, दुश्मन देशों जो हमारे एडवर्सरीज हैं। तो बहुत ही अच्छा सराहनीय प्रोग्राम है आपका ये जो आपने प्रश्न पूछा। देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि नहीं, ये ऐसा नहीं है कम्प्लीटली, ये हमारे जो पायलट हैं उसको नहीं जाना पड़ेगा। एक टर्मिनोलॉजी होती है मैन अनमैन टीमिंग, मतलब मैन और अनमैन दोनों की इसमें टीमिंग होएगी। जो मैन भी जाएंगे और अनमैन भी जाएंगे। तो अनमैन जो है ये एक जो एयरक्राफ्ट है उसके साथ में जो हमारे रफेल हैं या और जितने भी एयरक्राफ्ट हैं उनकी भी एक टीम बनाई जाएगी। लेकिन जो हाई वैल्यू टारगेट्स हैं उस पर सटीक अटैक करने के लिए ये रिमोटली कंट्रोल है। ये बहुत आपने अच्छा प्रश्न ये भी कहा है कि यस, जो भी हमारे कोई ऐसे डीपली जाते हैं हमारे जो पायलट्स, उनको खतरा रहता है, उनकी जान को खतरा रहता है और कैप्चर होने का भी खतरा रहता है, जो कि एक पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक क्राइसिस क्रिएट कर देता है और सारी चीजें स्टैंड स्टिल हो जाती हैं। तो उससे इसमें जो है बहुत वो मिलेगा इस प्रकार के हथियार को यूज करने के। दूसरा, ये एक स्टेल्थ भी है जिससे कि पता नहीं चलेगा। इसको रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता है। इंटेलिजेंट एआरआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज में लिया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये एक बहुत ही एक सटीक वेपन होगा जिससे कि एक डिफेंस का काम करेगा। और ये भी दिखा रहा है कि भारत की ताकत कितनी बढ़ती जा रही है और हम सेल्फ रिलायंस बनते जा रहे हैं कि ये जो एयरक्राफ्ट है इसको जो डीआरडीओ की एयर डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट, एरोनॉटिकल डिफेंस सिस्टम इसको करेगा तैयार। तो इस प्रकार से जो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में बन रहा है और ये लगा निरंतर हर इसके ऊपर में रुद्रम मिसाइल भी इस्तेमाल की जा सकती है जो कि एंटी रेडिएशन मिसाइल है। तो इस प्रकार से ये एक बहुत ही कारगर सिद्ध होगा भारत के लिए और इसको आर्मी और एयरफोर्स दोनों यूज कर सकते हैं। और बड़ी मजे की बात तो यह है कि एयरफोर्स ने तो 50 मांगे हैं और आर्मी ने 100 मांगे हैं। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है क्योंकि इनमें पायलट की जरूरत तो पड़ती नहीं है, किसी को भी बैठा करके जो है रिमोट कंट्रोल पे वहाँ पे जो है एक कंप्यूटर के ऊपर में बैठ के इसको ट्रेनिंग दे के चलाया जा सकता है रिमोट से। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक वेपन या हमारा जो एक ये हथियार एयरक्राफ्ट जिसको बहुत अच्छा सिद्ध होएगा ये। जी। वाकई आपने ये जो बात यहाँ पर कही है ये इसीलिए है, लेकिन क्या आरपीएसएस की जो सोच है वो सोच इसलिए नहीं है कि हम डैमेज को पहले से काउंट कर लें और उस डैमेज को बाईपास करने के लिए हम इस तरीके का प्रोक्योरमेंट करें? साथ ही मुझे ये भी बताइए, ये 150 के करीब ये रिमोटली पायलटेड आरपीएसएस जो हम लेने जा रहे हैं, इसमें 100 के करीब आर्मी मांग रही है और 50 एयरफोर्स मांग रही है। जनरली जो आम लोग होंगे जो डिफेंस को स्ट्रेटेजिकली नहीं समझते वो कहेंगे आखिर 100 आर्मी क्यों मांग रही है और 50 एयरफोर्स क्यों मांग रही है, और मैं उन आम लोगों में खुद को भी गिनता हूं। मेजर जनरल बंसल, जरा सा समझाइए कि आर्मी को ज्यादा जरूरत क्यों है और एयरफोर्स कम क्यों ले रही? देखिए, मैंने जैसे कहा पहले, मैं इसके बारे में ये कह चुका हूँ कि जो
एयरक्राफ्ट होते हैं, मैन्ड एयरक्राफ्ट, उनको उड़ाने के लिए पायलट्स की जरूरत पड़ती है, जो कि एयरफोर्स के पास में होते हैं, ट्रेंड होते हैं उसी तरह से जाने के। जबकि इनको उड़ाने के लिए ये रिमोट पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट, जो रैकी भी करते हैं और स्ट्राइक भी करते हैं, और हमको एक इंटेलिजेंस भी। तो इसमें को क्यों आर्मी ज्यादा मांग रही है कि आर्मी को भी अपने टारगेट को, क्योंकि आर्मी को भी टारगेट नष्ट करने होते हैं। आखिरकार आर्मी जो ग्राउंड पर लड़ाई करती है तो उसको जो दुश्मन के अंदर ठिकाने हैं उनको नष्ट करेंगे, उनके पास इंटेलिजेंस पूरा है। और फिर इसमें मैं यहाँ कहूंगा कि ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम हो जाता है, जिससे इंटीग्रेशन हो जाता है आर्मी नेवी एयरफोर्स का। सारी सूचनाएं आती रहती हैं, और सूचना आने के बाद में जो आर्मी अपने आप को ज्यादा मजबूत महसूस करेगी। और जैसा मैंने कहा है कि एक रूम में बैठ करके कंप्यूटर के ऊपर रिमोटली कोई भी आर्मी ऑफिसर इसमें ट्रेन करके इसको चला सकता है। जबकि पायलट की ट्रेनिंग के लिए बहुत ही ज्यादा एक जो है उसकी रिगरस ट्रेनिंग होती है, और पायलट की सिलेक्शन का भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उनका एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है कि वो स्ट्रेस कंडीशन में कितना अपने आप को संभाल सकते हैं, या कैसे वो जो है कर सकते हैं। तो एक पायलट को चुनने के लिए, उसको ट्रेन करने के लिए, और जो तो बहुत ही एक ये बहुत ही ट्रेडियस प्रोसेस है। जबकि इसको कोई भी बैठ करके जिसकी एक अच्छी पकड़ है कंप्यूटर के ऊपर में, सॉफ्टवेयर के ऊपर में, ट्रेनिंग करने के बाद में इसको एक आर्मी ऑफिसर भी ये रिमोटली उड़ा सकता है। इसको जो मैन्यूवर कर सकता है, जहाँ पे टारगेट पे जाना है वहाँ भेज सकता है। तो इसलिए आर्मी एक जो 100 ले रही है, और एयरफोर्स 50, बिकॉज एयर पावर के पास में तो और भी एयरक्राफ्ट हैं। जैसे मैंने कहा कि ये सर मैन अनमैन्ड एयरक्राफ्ट की एक टीमिंग होगी, मतलब टीम बनी भी होंगे। तो आर्मी के पास में तो सिर्फ अनमैन्ड ही होंगे, एयरफोर्स के पास तो मैन्ड और अनमैन्ड दोनों हो जाएंगे। तो इस प्रकार से एक बैलेंस बनाने के लिए और स्ट्रेटजिकली इसको किया गया है जी। ठीक है, मेजर जनरल जे के बंसल, जो आप अपनी बात सामने रख रहे हैं वो भी हमारे दर्शक समझ रहे होंगे, और जो कुछ हम सामने अभी रखा है वो कोई सोच होगी, और ये प्रोग्राम आज का नहीं है। इस प्रोग्राम को समय हो गया है, और ज़मीन पर उतारने की जो कोशिश हो रही है वो उस थ्रेट को देखते हुए, जो थ्रेट कभी भी सामने आ सकता है। थ्रेट कोई भी बताकर नहीं आता। अच्छे अच्छे रिलेशंस आज के वर्ल्ड में एक झटके में धराशायी होते हैं, और खुद को उसके लिए तैयार करना समय रहते बहुत बड़ी बात होती है, नहीं तो हालात वाकई खराब हो सकते हैं। विंग कमांडर एस सुधाकर मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका, इंडियन एयरफोर्स को बहुत नज़दीकी से जानने वाले। सर, आरपीएसएस की हम बात कर रहे हैं, और करीब 150 आरपीएसएस की बात हो रही है, जो स्टेल्थ होंगे, जो हाई वैल्यू टारगेट्स को बिना किसी इनिशियल डैमेज के खुद को, अपनी एयरफोर्स या आर्मी को डिस्ट्रॉय कर सकेंगे। लेकिन इनका जो उपयोग है वो उपयोग कहाँ आपको ज़्यादा लगता है? क्या मैं ये कह सकता हूँ कि हम फिलहाल आज के दिनों में जो चीन की हम बात कर रहे हैं, चीन के पास जो उनका ड्रोन का बेड़ा है जो एलएसी के आसपास है, और बहुत ज़्यादा भारत के ऊपर वो नज़र भी रखते हैं। कई नाम उनके हो सकते हैं, उनके सुपरसोनिक यूएसवीज हैं। क्या उसको काउंटर करने के लिए हम ये ले रहे हैं, और कितना इफेक्टिव होगा जब ये ड्रोन हमारे पास होंगे? तो देखिए, अगर नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर की बात अगर हम करें तो मैं नहीं मानता कि आरपीएस का कोई ज्यादा फ्यूचर है। क्योंकि उसमें क्या है कि जैसे एक ह्यूमन इन द लूप आ जाता है तो उसमें एक डिले रहता है, और उनकी एक कंस्ट्रेंट रहता है कि वो ज्यादा रिएक्ट नहीं कर पाते। अगर आप हाइपरसोनिक सुपरसोनिक क्लास की जो प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं, ड्रोन मतलब उसकी जो स्पीड है वो आज भी काफी कम होता है। मैं मानता हूं कि ये यूकैप्स कैटेगरी में होगा, जो अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स होगा। और इसमें फर्क ये है कि उसमें रिमोटली पायलटेड का कोई गुंजाइश नहीं है। आप ये ऑटोनोमस व्हीकल्स होंगे जो ये केपेबल, अपनी जो इनबिल्ट कैपेबिलिटी होगी, जैसे एक पायलट कॉकपिट में बैठ के एक एयरक्राफ्ट को मैन्यूवर करता है, ये बिल्कुल वैसे ही ऑटोनोमसली कर पाएगा। क्योंकि आप जब ज्यादा एयरक्राफ्ट्स को रिमोटली पायलट करने की कोशिश करते हैं तो उनकी जो कम्युनिकेशन लिंक्स जब जैम हो जाते हैं तो आप नहीं कर पाओगे इसको।
और ये बैटलफील्ड के लिए, वो फिल्म स्टूडियो के लिए ठीक है, लेकिन बैटलफील्ड में ये नहीं चल सकते, क्योंकि इसके लिए एक कम्युनिकेशन लिंक का होना जरूरी होता है। और आज के डेट में कोई भी दुश्मन मुल्क इस कम्युनिकेशन को होने नहीं देंगे। लेकिन जब एक ऑटोनोमस व्हीकल कॉम्बैट एरिया में चला जाता है, तो वहां पे उसको कम्युनिकेशन लिंक अगर नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अकेले ही कारगर होता है और अकेले ही इतना केपेबल होता है कि वो जो मैनोवर करना है उसको वो मैनोवर कर सकता है, और वो जाके सटीक अपना निशाना दाग के आ सकता है। और जो अभिनंदन, जो विंग कमांडर अभिनंदन के साथ जो हुआ था, वो इस वाकया दोबारा कभी नहीं होगा। ये हमारी बहुत बड़ी एक आज के डेट में कंपल्शन है, और उस वारफेयर में जाने के लिए तो ये नेक्स्ट जनरेशन सिस्टम्स जो हैं, ये रिमोटली पायलटेड नहीं होंगे, ये अनमैन्ड कॉम्बैट सिस्टम्स हैं, अनमैन्ड ऑटोनोमस कॉम्बैट सिस्टम्स हैं। तो ये हमें पहला एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा। हम एक ऐसे दौर पे जा रहे हैं जहां पे जो इंसान की जो इंटेलेक्ट है उसकी ऑब्सोल्यूशन को हम शेयर कर रहे हैं एआई की टेक्नोलॉजी। जो हम सोचते हैं कि ये नहीं कर पाएंगे, अभी अगले 2-3 साल में ये माना जाता है कि हमारी जितनी क्षमता है सोचने की उसके आगे निकल जाएगी। और ये अगर आगे निकल जाएगी तो जो कॉकपिट वैकेंसी है पायलट्स की, वो लगभग खत्म हो जाएगी। अभी आपने ऑलरेडी देखा होगा कि जमीन पे एक कार जो है वो ऑलरेडी ड्राइवरलेस बन चुका है। वो इसीलिए हम सड़क पे नहीं देख रहे, क्योंकि बहुत लोगों की रोजगारी इसके साथ निर्भर है, और काफी कुछ लॉ एंड ऑर्डर के सब्जेक्ट्स को हमें टैकल करना है कि अगर एक्सीडेंट होता है तो कौन जिम्मेदार होगा, वगैरह वगैरह। लेकिन जब आप एक कॉम्बैट प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, वो जितना ज्यादा अनमैन्ड रहेगा उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। वो चाहे आप टैंक की बात करें या एयरक्राफ्ट की बात करें या शिप की बात करें, हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन सिस्टम्स हैं ये इसी की तरफ अग्रसर होते हुए दिख रहे हैं। और अगर जिस तरह से हम एआई की जो कर्व को देख रहे हैं, तो सिस्टम्स ऐसे उभर के आएंगे जहां पे आप एक ऐसा रिजीम को देखेंगे जहां पे कॉम्बैट एट जीरो ह्यूमन लॉस जिसको बोलते हैं, कि इंसानों को मैदान में जाने की जरूरत ही नहीं होगी। अगर मैं आपको इसकी तुलना, जैसे पहले लोग तलवार से लड़ाई करते थे, जब बंदूक आया लोगों ने तब यही बोला कि तलवार तो खत्म नहीं होगा, लेकिन अभी आपको पता है कि कोई तलवार से लड़ता नहीं है, कोई तलवार क्योंकि नहीं है। लेकिन सुधाकर सर, जब हमें ये पता है कि हमें एनक्रिप्टेड सैटेलाइट लिंक की ज़रूरत होगी इनको ऑपरेट करने के लिए, और आपने ये कहा कि अब टेक्नोलॉजी ऐसी है कि उस लिंक्स को या उस कमांड को ही अगर दूसरे ने इंटरसेप्ट कर लिया तो फिर ये हमारे किसी काम के नहीं रह जाएंगे। जो सीसीएस है उसकी मंजूरी के बाद 2030-31 का टाइम होगा जब हमें मिलने शुरू हो जाएंगे। हम आज बात कर रहे हैं 2025 में, जब आप लोग इसके ऊपर पूरी तरीके से अपना एक से नहीं दिखा पा रहे हैं कि ये कितना इफेक्टिव होंगे। 5 साल बाद जब सिनारियो और बदल जाएगा तब ये कहां स्टैंड करेगा सुधाकर साहब? देखिए, मैं यही तो आपको कहना चाह रहा हूं कि ये जो सैटेलाइट लिंक कम्युनिकेशन बैटलफील्ड पे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आपने अभी हाल ही में चीन की जो परेड देखा था, वो सैटेलाइट्स को ही बख्शेगा नहीं। जो देखिए, पहला जब वॉर होगा वो स्पेस पे ही होगा। अगर भारत और चीन के बीच में कल वॉर होने वाला है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन को पहले तबाह करेगा। इसीलिए हम एंटी सैट वेपन्स को तैयार करके बैठे हैं। तो जब आप उस कम्युनिकेशन पे, वहां पे सैटेलाइट अपने आप को बचा भी नहीं पाएगा, इसके लिए कोई डिफेंस भी नहीं है। तो हम ऐसे देखिए, बिल्कुल सैटेलाइट कम्युनिकेशन है। एनक्रिप्ट करने का मतलब यह है कि कोई मेरे कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करता है तो उसको पता ना चल पाए कि मैं बोल क्या रहा हूं। लेकिन जैमिंग का मतलब यह है कि वो कम्युनिकेशन टारगेट तक पहुंच ही नहीं पाएगा, या पहुंचेगा तो टारगेट को समझ ही नहीं आएगा कि कम्युनिकेशन क्या आया है। तो ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वो चाहे मिसाइल्स हो या एयरक्राफ्ट हो, उसमें कम्युनिकेशन लिंक के जरिए इसको ऑपरेट करना नामुमकिन है, नंबर 1। दूसरा, जब एक इंसान ऑपरेट करता है तो इंसान की एक कैपेबिलिटी होती है, उस कैपेबिलिटी के हिसाब से आप लड़ाई नहीं लड़ सकते, क्योंकि एट अ हाइपरसोनिक लेवल
जो एयरक्राफ्ट जिस डिस्टेंस को ट्रैवल करेगा या आपको जो गाइडेंस देना पड़ेगा वो इंसान नहीं दे सकता। आप बिल्कुल बटन दबा सकते हो, उसको ये बोल सकते हो यहां जाके हमला करके आओ। तो डिसीजन इन द लूप, जो ह्यूमन इन द लूप जो बात है वो डिसीजन लेवल पे खत्म हो जाएगी, क्योंकि आज के डेट में जैसे मिसाइल्स हैं, मिसाइल्स को जब हम एक्टिवेट करते हैं, जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, हम ये नहीं बोलते कि हम हर मिसाइल को कंट्रोल करेंगे। तो यही चीज एयरक्राफ्ट के साथ भी होने वाला है। और जब एयरक्राफ्ट में ऑटोनोमस इंटेलिजेंस सिस्टम तैनात हो जाएंगे तो उस पे आप एयरक्राफ्ट बिल्कुल अलग तरीके से दिखेगा, क्योंकि कॉकपिट की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो वो मैन्यूवरेबिलिटी, टारगेट सिलेक्शन और जाके टारगेट को न्यूट्रलाइज करने की जो बात है, वो फिर एयरक्राफ्ट डिसाइड करेगा कि मुझे क्या मैनोवर लेना है। और वो जो जी फोर्स हैंडल कर पाएंगे विदाउट अ ह्यूमन, वो सब अनप्रेसिडेंटेड होगा। तो रही बात कि हाउ विल इट बी इन 2030, इट इज अ वेरी वेरी फास्ट इवॉल्विंग फील्ड. India, I don't think is doing enough, because India is not serious, because India is just thinking that it is just like another technology जो 10-20 साल पहले टेक्नोलॉजी थी। ये जिस टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, जेके बंसल सर, क्या आप भी इस एनालिसिस से इत्तेफाक रखते हैं? कावेरी टर्बोफैन इंजन इसमें लगाने की बात पता चल रही है। हम अपना कावेरी अभी तैयार नहीं कर पाए हैं, हमें GE414 या जी का रुख करना पड़ रहा है। हमें अभी फ्रांस के साथ, शामरान के साथ हम अपनी डील कर ली है, हमने उसके जरिए हम बात कर रहे हैं। तो ये RPSA कितना बड़ा चेंज करेगा, मैं आपको भी पूरा कंफर्म नहीं देख रहा था, लेकिन क्या वाकई ये हमारे लिए 2030 के बाद या तो कुछ डेवलपमेंट के साथ आए, या अभी इस कंडीशन में कितना इफेक्टिव है? देखिए, एक बात माननी पड़ेगी कि हमारे यहाँ एफर्ट्स हो रहे हैं, थोड़ा देर से हमने शुरू किए हैं, वी आर नॉट एट द टॉप ऑफ द लाइन, लेकिन एक एफर्ट्स हैं और इनको जो मिड रूट कनेक्शन किया जाएगा, जिस प्रकार के जैसे डेवलपमेंट हो रहे हैं वो होते रहेंगे, क्योंकि ये आज की तारीख में रिमोट जो एयरक्राफ्ट है उनका जो है सब पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। अभी यहाँ तक है कि जो USA के F-35 विमान है, जो कि लेटेस्ट है आज की तारीख में, उस जो इंडिया को भी उन्होंने ऑफर किया था, उसको में भी वो इस तरह का सिस्टम डालने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अनमैन्ड हो जाए और रिमोटली कंट्रोल हो। तो ये जो एयरक्राफ्ट हैं उनमें जो है जो ह्यूमन एरर खत्म हो जाएगा, ह्यूमन रिस्क खत्म हो जाएगा और रिमोटली कंट्रोल करेंगे, AI का इस्तेमाल हो जाएगा। तो ये एक एफर्ट्स है, तो भारत उस तरफ चल रहा है, सोच है। और जब चलने में कोई जैसी बाधाएं आती रहेंगी और जैसा जो है उस समय होता रहेगा, तो उसको अपडेट और मिड कोर्स करेक्शन करके जो भारत की अपनी एक क्षमता है उसको डेफिनेटली भारत इस पर काम कर रहा है। ये एक सराहनीय कदम है। जब तक हम काम ही नहीं शुरू करेंगे तो हम कैसे आएंगे? अगर जैसा अभी पिछले 10 सालों में हमने काफी तरक्की की है और हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं, हालांकि अभी भी हमारे करीब 35% वेपन्स जो है बाहर से आते हैं। अब आप देखिए, मिसाइल का जो सिस्टम शुरू किया था वो जो भारत में हुआ 1989 में, आज की तारीख में हमें किसी के ऊपर, सर आप सही कह रहे हैं, आपका भी एनालिसिस बहुत सही है कि हम कहीं तो शुरुआत करेंगे, हमें आगे बढ़ना है, हम कुछ तो ऐसा करेंगे कि हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। लेकिन सुधाकर साहब ने जो पॉइंट आउट किया है, मुझे लगता है कि उस बारे में सोचा जरूर जा रहा होगा, क्योंकि जो लोग डिजाइन कर रहे हैं, जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो भी ये सीनियर लोग हैं और उनको भी इन चीजों के हर पॉइंट के बारे में पता होगा। समय कम है, माफी के साथ आप दोनों से विदा लूंगा। आप दोनों ने एकदम ओपन एनालिसिस अपना सामने रखा है, लेकिन RPSA समय की जरूरत है। ये कम से कम अपने एडवर्सरी को यह बताने के लिए काफी हैं कि हम कम से कम एक ऐसी चीज और अपने पास ले आए हैं जिसके लिए हमें दूसरे का मुंह नहीं देखना। यह हमारा आत्मनिर्भर RPSA है। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। एसोसिएट स्पॉन्सर, लाल रंग इसका अपार,